नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधि। दोस्तों, अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से चुनाव प्रणाली अपनाई गई है, ये चुनाव प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम समझेंगे। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली क्या है। दोस्तों, इस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, इस प्रणाली में जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं वह जीत जाता है। कोई भी उम्मीदवार हो, इसमें बाकी सभी उम्मीदवारों से ज्यादा मत प्राप्त करना होता है। जिसे ज्यादा वोट मिल जाता है वह व्यक्ति चुनाव में जीत जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर 4 उम्मीदवारों को वोट इस प्रकार मिलते हैं तो बी विजेता होगा, क्योंकि सबसे अधिक 6500 वोट बी को मिले हैं, चाहे बाकी सभी को मिलाकर उससे ज्यादा वोट क्यों ना मिले हो। विजेता कौन होगा? बी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बी को मिले हैं। भारत में इस प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से शामिल किया गया है। इस प्रणाली में उम्मीदवार को कुल वोटों का 50% पाना जरूरी नहीं है। इसमें केवल सबसे ज्यादा मत प्राप्त करना जरूरी होता है। इसमें 50% का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। जैसे हम बाकी प्रणाली देखें, जैसे समानुपातिक मत प्रणाली, इसमें 50% का क्राइटेरिया होता है। जिसे 50% मिल जाते हैं वही चुनाव जीता माना जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें बस सबसे ज्यादा वोट मिलना चाहिए और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं वही उम्मीदवार चुनाव में जीत जाता है। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों अपनाई गई है, इसके बारे में समझते हैं। भारत में इस प्रणाली को अपनाने के कई सारे कारण हैं। कई सारे कारणों की वजह से भारत सरकार ने इस प्रणाली को अपनाया था। पहला कारण है सरल और समझने में आसान। दोस्तों, यह प्रणाली सरल है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। इस प्रणाली को वे लोग भी समझ सकते हैं जिन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है। दूसरा कारण है स्पष्ट और सीधा विकल्प। दोस्तों, इस प्रणाली में मतदाताओं के पास विकल्प स्पष्ट होता है और सीधा होता है। इस प्रणाली के तहत मतदाता अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से वोट दे सकते हैं और उन्हें चुन सकते हैं। अगला है उम्मीदवार केंद्रित चुनाव प्रणाली। दोस्तों, ये प्रणाली उम्मीदवारों पर केंद्रित होती है, ये राजनीतिक दलों पर केंद्रित नहीं होती। इसमें मतदाता उम्मीदवार का चेहरा देखकर वोट देते हैं। तो यह भी इस प्रणाली की क्या है, खासियत है। अगला है तेज और कम खर्चीली प्रक्रिया। दोस्तों, इस प्रणाली में मतगणना तेजी से होती है और परिणाम भी जल्दी घोषित किए जाते हैं और इसमें खर्चा भी कम होता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने इस प्रणाली को अपनाया था। अगला है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरणा। दोस्तों, भारत पर कई सालों तक ब्रिटेन ने राज किया था और ब्रिटेन में भी इसी प्रणाली को अपनाया गया है, जिस कारण से हमें इस प्रणाली का अच्छा खासा अनुभव था और इस प्रणाली की अच्छी खासी समझ भी थी। अगला है मजबूत और स्थिर सरकार बनाने में सहायक। दोस्तों, ये प्रणाली मजबूत सरकार बनाने में और स्थिर सरकार बनाने में सहायक होती है। इस प्रणाली में आमतौर पर एक पार्टी को ही स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, जिस कारण से मजबूत और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार स्थिर सरकार बनती है। इसमें सरकार के भंग होने के चांस कम होते हैं। इसमें गठबंधन की सरकार के चांस भी कम होते हैं। अगला कारण है भारत की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली को अपनाया गया। दोस्तों, भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए इस प्रणाली को अपनाया गया। दोस्तों, ये सभी कारण थे जिन कारणों की वजह से भारत के नेताओं ने सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली को अपनाया था। दोस्तों, भारत में इस प्रणाली का उपयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय स्तर के चुनावों में किया जाता है। दोस्तों, अब हम समानुपातिक मत प्रणाली के बारे में समझते हैं।
दोस्तों, समानुपातिक मत प्रणाली वह चुनाव प्रणाली है जिसमें राजनीतिक दलों को प्राप्त कुल वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पार्टी को 30% वोट मिले तो लगभग उसे 30% ही सीटें मिलेगी। देखो, मान के चलो किसी भी देश में कुल 100 सीटें हैं, तो किसी उम्मीदवार को 30% वोट मिला तो उसे कितनी सीटें मिलेगी? 30 सीटें मिलेगी। इस प्रकार से समानुपातिक मत प्रणाली काम करती है। दोस्तों, भारत में समानुपातिक मत प्रणाली तो पूरी तरह से नहीं अपनाई जाती, लेकिन इसी का एक दूसरा रूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया जाता है। इसके तहत भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनाव कराए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में समझते हैं। दोस्तों, इस प्रणाली में हर वोट की कीमत बराबर होती है। किसी भी मतदाता का वोट बेकार नहीं जाता, क्योंकि यह प्रणाली वोटों और सीटों में समानता बनाए रखती है। जितनी % वोट मिलेंगे उतनी % सीटें मिलती है। छोटे दलों को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। इसमें क्या होता है, जो छोटे दल होते हैं जिन्हें वोट बहुत कम मिलते हैं, उन दलों को भी इसमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाता है। इसमें संसद या विधानसभा में विविध विचारों का स्थान होता है। इसमें जो संसद होती है, विधानसभा होती है, उसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग शामिल होते हैं। उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लो एक देश की संसद में कुल 100 सीटें हैं और 3 पार्टियों को इतने वोट मिले हैं। पार्टी ए को 50% वोट मिले हैं तो उसे 50 सीटें मिलेगी। पार्टी बी को 30% वोट मिले हैं तो उसे सीटें भी कितनी प्राप्त हुई है? 30 सीटें प्राप्त हुई है। पार्टी सी को 20% वोट मिले हैं तो उसे कितनी सीटें प्राप्त हुई है? 20 सीटें प्राप्त हुई है। इसमें जितना % वोट मिलता है उतने ही % सीटें भी प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। पहला है एकल निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रणाली। इस प्रणाली में पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, इस प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में पूरे देश को एक ही क्षेत्र माना जाता है और उसमें वोटिंग की जाती है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग नहीं होती। जैसे क्या होता है हमारे देश में, जैसे दिल्ली में चुनाव अलग हो गए, यूपी में अलग हो गए, हरियाणा में अलग हो गए। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें समस्त देश को एक ही चुनाव क्षेत्र घोषित करा जाता है और उसमें एक साथ ही वोट करा दिए जाते हैं और 2 या 3 पार्टियां होती है, उन्हीं पार्टी को पूरी जनता डायरेक्ट वोट देती है। और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है और जिस पार्टी को जितने भी वोट मिलते हैं उसी प्रतिशत में उसे सीटें भी दे दी जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था इजराइल और नीदरलैंड में पाई जाती है। दूसरा है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रणाली। दोस्तों, इस प्रणाली में देश को कई निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर क्षेत्र में एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं और पार्टियों को वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। इसमें क्या होता है, देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और एक क्षेत्र से 2 या 2 से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था अर्जेंटीना और पुर्तगाल में अपनाई जाती है। ये 2 प्रकार थे समानुपातिक मत प्रणाली के। दोस्तों, अब हम समझते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दोस्तों, इसका अर्थ होता है देश के प्रत्येक नागरिक जो 18 साल से ऊपर है, जो वयस्क है, उन्हें वोट डालने का अधिकार है। चाहे वे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। इसके बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है। दोस्तों, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो हमारे मूल संविधान में वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में इसे 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों, 1989 के बाद 18 साल का प्रत्येक व्यक्ति वोट डालने के लिए योग्य है, मतदान करने के योग्य है। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है।